हेलो बच्चों, अभी हमने इसके पहले लेक्चर में डिस्कशन किया फोटॉन्स क्या होता है। फोटॉन्स मतलब हमने रेडिएशन के पार्टिकल नेचर के बारे में समझा। अभी इस वीडियो में हम जो डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों, वो हम समझ रहे हैं कि अगर कोई मैटर है तो वो भी ड्वेल नेचर रिप्रेजेंट करे। मतलब कोई भी मैटर की तरह यानी कि पार्टिकल की तरह तो बिहेवियर शो करेगा ही करेगा, साथ में वो वेव की तरह भी बिहेवियर शो करेगा। वो एक अलग बात है, उसका वेवलेंथ इतना कम होगा कि हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देगा या हम उसे महसूस नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले ये कहानी स्टार्ट की डी ब्रॉगली ने। डी ब्रॉगली ने हमें बताया कोई भी जो मैटर होता है, मैटर के दो नेचर होते हैं। एक यहां पर हम बात कर रहे हैं वेव नेचर की, इस चैप्टर में हमारा डिस्कशन है, और दूसरा पार्टिकल नेचर, जो हमें ऑलरेडी पता है कि अगर किसी पार्टिकल का मास होगा, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी वगैरह सारी चीजें। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जो मैटर है वो ड्वेल नेचर रिप्रेजेंट करेगा, है ना। ये सबसे पहले किसने बताया हमें? डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉगली ने हमसे ये कहा कि इफ एनी particle having mass of small m and velocity v, then the wavelength associated with this particle is given by lambda is equals to h upon mv। तो हमसे डी ब्रॉगली ने ये कहा कि अगर किसी पार्टिकल का मास m है, उसकी वेलोसिटी v है, तो उससे जो एसोसिएटेड वेवलेंथ होगी या उसकी जो वेवलेंथ होगी वो होगी लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन m। वैसे हम ये निकाल भी सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, है ना। हमने मास ऑफ फोटोन निकाला पिछले वीडियो में, आप लोगों को याद होगा, m is equals to h upon c lambda। This one is mass of photon, mass of photon। अब मैं अगर ये कहूं कि मास ऑफ पार्टिकल, फोटोन की जगह कोई पार्टिकल यूज कर लिया मैंने जिससे हम फेमिलियर हैं, तो हमने मास ऑफ पार्टिकल लगा दिया, तो h अपॉन c की जगह क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। बाकी सारी चीजें तो वही रहेंगी ना। स्पीड ऑफ लाइट जो फोटोन की स्पीड थी उसकी जगह हम क्या कर देंगे? पार्टिकल की स्पीड कर देंगे। नाउ द वेवलेंथ ऑफ द दैट पार्टिकल इज h अपॉन mv। उस पार्टिकल की वेवलेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास? लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv। यदि किसी पार्टिकल का मास हमें पता है, एनी पार्टिकल हैविंग मास स्मॉल m and velocity v, then the wavelength of the particle is lambda is equals to h upon mv। तो ये एक बेसिक फार्मूला बच्चों हमें यहाँ से मिलता है कि किसी पार्टिकल से एसोसिएटेड वेवलेंथ जो होगी which is lambda is equals to h upon mv। अब यहाँ पर अगर हम डिस्कशन करें तो कुछ फार्मूले हमें हमारी तरफ से पता है। क्या पता है? we know that कि यार मोमेंटम होता है mv, तो नया फार्मूला निकल के आता है lambda is equals to h upon p। हमें एक और बात पता है कि यार मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होता है? 2m k। यार एक और फार्मूला निकल के आता है लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2m k। तो यहाँ पर कुछ फार्मूले हम देख रहे हैं। एक फार्मूला आपके सामने ये लिखा है, एक फार्मूला आपके सामने ये लिखा है, और एक फार्मूला आपके सामने ये लिखा है। अगर मैं कहूँ किसी पार्टिकल का मास हमें पता है, वेलोसिटी हमें पता है, देन वी यूज लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन m। If we know that the momentum of that particle, then we use lambda is equals to h upon p। और अगर हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी उस पार्टिकल की इतनी है, तब हम यूज करेंगे लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2m ke। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले हुए जो किसी पार्टिकल से रिलेटेड एसोसिएटेड वेवलेंथ के होंगे। अब यहाँ कुछ वैरायटी हमें मिल जाए, क्योंकि मे बी वो पार्टिकल अलग अलग हो सकते हैं, तो कुछ चीजें हम देख सकते हैं यहाँ पर, कुछ फॉर्मूले हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। वैसे तो अगर देखा जाए तो यार बहुत सारे फॉर्मूले निकल सकते हैं।
फिजिक्स का हर वो चैप्टर यहाँ इंट्रोड्यूस हम कर सकते हैं जहां पर मास और वेलोसिटी आ रहा है। क्लियर है? बट कुछ उनमें से इंपॉर्टेंट पार्ट हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कुछ फॉर्मूले यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे। उनमें से पहला फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं वेवलेंथ एसोसिएटेड विद चार्ज पार्टिकल। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उस चार्ज पार्टिकल से एसोसिएटेड वेवलेंथ कितनी होगी। तो हमें कुछ बेसिक फॉर्मूले मिल गए हैं, वो उसे मैं टॉप पर लिख देता हूं बोर्ड के ऊपर, वहां से फिर हम रेफरेंस लेके अदर फॉर्मूले डिराइव करेंगे। जैसे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी या पी या सॉरी एच अपॉन पी या एच अपॉन अंडर रूट 2m के ई। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हमें मिल चुके हैं। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमें किसकी वेवलेंथ निकालनी है, चार्ज पार्टिकल की। सो वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज, यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि इफ वी कंसीडर a charged particle Q and the potential difference is capital V। अब देखो यार पोटेंशियल डिफरेंस क्यों आया, ये बात तो हमें बेसिक है, पता है कि यार किसी भी चार्ज को हमें चलाना है, मूव कराना है, एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाना है, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा। मान लो कि ये एक पेन है, मान लो क्या ये पेन नहीं है, मतलब हम ये चाह रहे हैं कि ये कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर को मैंने बिना किसी बैटरी के कनेक्ट कर रखा है, तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, क्या इसमें चार्ज फ्लो करेगा, क्या इसमें करंट फ्लो करेगा? तो नहीं। लेकिन अगर इसी को बैटरी के अक्रॉस में लगा दूं, इसके अक्रॉस बैटरी लगा दूं, तो यहां पर कुछ ऐसा होगा जिसे पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे और रिजल्ट करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो मतलब मैं यहां पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं कोई चार्ज पार्टिकल कंसीडर कर रहा हूं तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा उस चार्ज पार्टिकल को मूव कराने के लिए। तो अगर मैं यहां पर चार्ज पार्टिकल मूव करा रहा हूं और पोटेंशियल डिफरेंस V है, देन वी नो दैट the definition of the potential difference, work done per unit charge। so work is equals to potential into charge। यहां पर चार्ज पार्टिकल मूव करा रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड Q है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, कितना वर्क डन करना पड़ेगा W। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें मिला QV। क्लियर है? एंड वी नो दैट द काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ इज दिस। So lambda is equals to h upon under root 2m ke, and the value of ke is lambda is equals to h upon under root 2m qv। So now the formula of wavelength associated with charged particle is lambda is equals to h upon under root 2m qv। m यहाँ पर उस चार्ज पार्टिकल का मास है, q यहाँ पर उस चार्ज पार्टिकल का चार्ज है, v यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है। ये स्मॉल v बिल्कुल नहीं है, ये कैपिटल V है, which is represent for potential difference across it, and h we know that constant। क्लियर है? तो हमें यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल का फॉर्मूला मिला, मतलब कोई चार्ज पार्टिकल कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो सकता है, बीटा पार्टिकल, वो अगर मूव कर रहा है, देन उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ हम किस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर पाएंगे? हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर है? अब जैसे कुछ पार्टिकल के नाम मैंने अभी आपको बताए, है ना, इनमें से कोई भी पार्टिकल हो सकता है। अब आपने कहा सर इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हमने ले लिया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास हमने मान लिया 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। क्लियर है? ये सारी वैल्यू, h का वैल्यू हमें पता होता है। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यूज करता हूं, देन वी नो दैट कि h की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या है, और पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास गिवन होगा न्यूमेरिकल।
So now the calculated value is under root 150 upon v if we calculate the wavelength in terms of angstrom. तो अगर मैं सारे वैल्यू को पुट करूं और कैलकुलेट करूं तो मुझे एक शॉर्ट और स्वीट फॉर्मूला यहां पर मिल जाता है 150 अपॉन v और ये पूरी टर्म आएगी अंडर रूट के अंदर। अब मुझे कोई अगर ये कहता है कि एक चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, उसको पोटेंशियल डिफरेंस 200 पोटेंशियल डिफरेंस के मतलब उसमें रखा हुआ है, देन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ दैट पार्टिकल दैट इलेक्ट्रॉन। तो अब मैं ये फॉर्मूला यूज करने क्यों जाऊं? मैं क्यों h की वैल्यू रखूंगा, क्यों m रखूंगा, क्यों रखूंगा बार-बार जब मेरे पास शॉर्ट फॉर्मूला है अंडर रूट 150 अपॉन v। मैं सिर्फ v की वैल्यू रखूंगा और कैलकुलेट करूंगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो एक नॉर्मल चार्ज पार्टिकल को जब हम कंसीडर करते हैं तो उसका जनरल फॉर्मूला लैम्डा h अपॉन अंडर रूट 2m qv होता है। बट अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर है? सिमिलर अगर इलेक्ट्रॉन की जगह मेरे पास दूसरे पार्टिकल आ जाएं लाइक मेरे पास यहां पर आ जाए अल्फा पार्टिकल, तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा लैम्डा अल्फा इज इक्वल्स टू 0.101 अपॉन अंडर रूट वी, वही एंगस्ट्रॉम में आएगा ये। अगर मेरे पास आ जाए यहाँ पर ड्यूट्रॉन, तो ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा लैम्डा डी इज इक्वल्स टू 0.202 अपॉन अंडर रूट वी 202। क्लियर है? अगर मेरे पास आ जाए यहाँ पर प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के लिए मैं यूज करूंगा लैम्डा पी इज इक्वल्स टू 0.286 अपॉन अंडर रूट वी, और ये भी किस में रहेगा एंगस्ट्रॉम में। तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि हमारे पास अगर जनरल फॉर्मूला आता है तो हम क्या लिखेंगे? जनरल फॉर्मूला हम लिखेंगे h अपॉन अंडर रूट 2m के ही। लेकिन अगर हमारे पास इंडिविजुअल कोई पार्टिकल आता है तो हम ये भी यूज कर सकते हैं। आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी सभी को कि इंडिविजुअल पार्टिकल आएगा तो हम क्या करेंगे। क्लियर? तो ये आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। हम कुछ छोटे से न्यूमेरिकल करते हैं, छोटे से इसलिए हम टॉपिक को आगे भी बढ़ाएंगे फिर। तो अब हमारे दिमाग में कुछ चीजें बैठ चुकी हैं कि यार चार्ज पार्टिकल से रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं, है ना, और हम इसमें किस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं। नाउ एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन हम ले रहे हैं। क्वेश्चन इज इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द field, if the potential difference applied across the field is 200 volt, 200 volt। क्लियर है? सॉरी बच्चों, लाइट जा चुकी है ना, कोई इश्यू नहीं। आई होप कि अभी आपको क्लियर दिख रहा है। हाँ, तो क्वेश्चन हमारा ये था if the potential across the field is 200 volt, then find the wavelength associated with इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है अगर पोटेंशियल डिफरेंस इतना है ना। अब मैं क्यों लगाऊं h अपॉन अंडर रूट 2m qv, मेरे पास तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। क्या फॉर्मूला है? लैम्डा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 150 अपॉन v, निकाल दूंगा मैं एंगस्ट्रॉम में 150 अपॉन 200, एंगस्ट्रॉम 0 से 0 5354। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, अब 4 से मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4 9 36 4 7 28,
है ना। और आगे कितना आएगा 28 मतलब 3 3 3 3 4 7 20 0.77, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूं 0.8। अब 0.8 का जब मैं अंडर रूट निकालने जाऊंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आनी चाहिए, है ना। क्या करें, 0.8 का अंडर रूट कितना है, या 0.8 का अंडर रूट क्या हो सकता है। ठीक है, अब देखो दो तीन चीजें हम यहाँ पर 2 या 3 से छोटे अंडर रूट निकालने जाते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि यार अंडर रूट 1.8 का मतलब रूट 1.8 का वैल्यू कितना हो, है ना, तो वहाँ कंफ्यूज, रूट 1.5 का वैल्यू कितना हो। तो बड़ा इजी सा कैलकुलेशन है, आपको कुछ नहीं करना है। अब जैसे यहाँ पर ये मैंने डेसिमल हटाया, अपन में कितना आ गया 10 आ गया। अब मुझे अगर छोटे नंबर के अंडर रूट नहीं पता है तो अप्रॉक्स में बड़े नंबर के अंडर रूट तो निकाल सकता हूँ ना, मतलब बड़े नंबर के अंडर रूट पता कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, कुछ भी इसको बोलूँ मैं। जैसे 0.88 हो गया, अब 8 का अंडर रूट कितना होता है 2√2, 10 का रूट कितना होता है लगभग 3.2 के आसपास, 9 का 3 होता है ना, तो 10 का 3.2 के आसपास कोई नंबर होगा। अब 2 × 1.414 अपॉन 3.2। आप बोलोगे सर ये तो कैलकुलेशन बड़ा थोड़ा सा बड़ा होगा बट गलत नहीं है ना। तो 2 का इंटू किया 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा अपॉन 3 पॉइंट। ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेटली मैं 2.8 ही लिख सकता हूँ, चलेगा ये, है ना। अब मैंने इतना लिखा, डेसिमल से डेसिमल को काटा, तो मेरे पास ये नंबर कितना आया 0.7 या 8 के आसपास कोई नंबर आ, ठीक है, 0.7 या 8 के मेरे पास कोई नंबर। क्लियर हो रही है ये बात सभी को, है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकता हूँ। अब देखो मैं कुछ चीजें यहाँ पर आपको बताऊँ कि जैसे मेरे पास 0.16 होता, आप सभी को पता है कि यार 0.16 डेसिमल हटाऊंगा अपन में कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 4 अपन में कितना 10, 0.4 को अगर मैं इंटू करता हूँ 2 बार तो 0.16 ही आएगा, है ना। 0.16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 0.4। तो यहाँ पर इसी तरह से 0.8 का रूट कितना है, मतलब अगर मैं नॉर्मली कैलकुलेशन करने की कोशिश करूँ 0.3 इंटू 0.3 तो 0.09 होता है, पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन पता है आप क्या करो, आपने किया 0.8 और 0.8 कितना हो जाएगा 0.64। अब आप अगर करो 0.9 और 0.9 तो ये कितना आ जाएगा 0.81 आएगा, गलत तो नहीं हूँ मैं। और 0.81 को हम 0.8 लिख सकते हैं, 0.8 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 0.9। अब यहाँ पर 0.7 आ रही है, अप्रोक्सीमेटली मैंने लिया है, लेकिन लगभग हमारे पास जैसे यहाँ जो नंबर निकल के आएगा 0.85 86, तो इस तरीके से हम नंबर दे सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि जब हमारे पास इस तरह का कोई भी नंबर आता है तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें क्या कर लेना है इस तरीके से सॉल्व कर लेना। अब इसके बाद का कैलकुलेशन मत देखना अगर आपने गलत कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ ओरली कैलकुलेट कर लिया, इतना तो आपको समझ में आता है ना। इसके बाद आप मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो, डिवाइड करना तो आता है ना, गलत नहीं हो, एरर नहीं है ना। चलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास ये आता है, अब धीरे धीरे करके थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं इसमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है कि यार if two particles having if two particles accelerating with same potential if two particles accelerating with same potential, एक मिनट का टाइम दे बच्चे, गेट बंद कर दो तो आवाज नहीं आएगा आपको बाहर का। तो हमारे पास ठीक, हाँ, तो if two particles accelerating with same potential then find the
रेशियो ऑफ देयर वेवलेंथ। अब वो पार्टिकल मैंने मान लिए एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है ना, और इसी सीक्वेंस में लेना, पहले प्रोटॉन और फिर अल्फा पार्टिकल। ओके, नाउ मेरे पास फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल वाला फॉर्मूला मेरे पास क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m qv। मैंने देखा h कांस्टेंट है, 2 हटा दो कांस्टेंट है, पोटेंशियल भी सेम है, तो बचा लैम्डा। अगर मैं पहले प्रोटॉन कर रहा था p इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट mp और q, फिर मैं अल्फा पार्टिकल के लिए लगाता हूँ 1 अपॉन अंडर रूट m अल्फा q, बोथ आर है ना, बोथ आर पार्टिकल, और पार्टिकल में कौन सा अल्फा, और ठीक है प्रोटॉन वोटॉन नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों में ध्यान देना पड़ेगा कि अगर एक प्रोटॉन और एक फोटोन आ जाता है या एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन आ जाता है तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, एक हमारे पास प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, रेशियो हमें निकालना थे। अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू लास्ट वाली टर्म कहाँ चली जाएगी, सो m अल्फा q अल्फा mp और q। नाउ वी नो दैट कि जो अल्फा पार्टिकल होता है वो प्रोटॉन से मास उसका कितना रहता है 4 टाइम्स, एंड द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 2 टाइम्स ऑफ द प्रोटॉन। सो नाउ लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू, ये हो गया 4 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या आ गया आपके पास आंसर आ गया √4, इट मींस 2√2 अपॉन, तो दोनों का रेशियो कितना आ गया आपके पास 2√2 अपॉन। सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपको दो पार्टिकल दिए हुए थे, एक प्रोटॉन एक अल्फा पार्टिकल, दोनों सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो उनके वेवलेंथ के रेशियो क्या आएंगे, तो वो क्लियर है। अगर आपसे बोला जाता कि दोनों पार्टिकल की वेवलेंथ सेम है, दोनों पार्टिकल की वेवलेंथ सेम है, तो व्हाट अबाउट देयर मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम का रेशियो क्या होगा। इसी क्वेश्चन में अगर मैं कहूं कि दो पार्टिकल, एक प्रोटॉन है एक अल्फा पार्टिकल है, दोनों का वेवलेंथ सेम है, तो हम मोमेंटम के बारे में क्या बोल सकते हैं, व्हाट अबाउट मोमेंटम, या फिर उनके रेशियोज क्या होंगे। तो यार बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि हम क्या करेंगे, लैम्डा p इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा h अपॉन अंडर रूट, है ना। अब मोमेंटम की बात चल रही है तो ये लगाने की जरूरत नहीं है, h अपॉन p इज इक्वल टू h अपॉन, अब ये किसका मोमेंटम, प्रोटॉन का, ये किसका अल्फा का, तो हमने देखा मोमेंटम दोनों के कैसे हो जाएंगे इक्वल, क्लियर है। अब आपसे यही पूछ लिया जाता है कि दोनों की वेवलेंथ इक्वल है तो एनर्जी के बीच में रेशियो क्या होंगे, तो क्या वो भी इक्वल होंगे, नहीं वो इक्वल नहीं होंगे। अगर दोनों की वेवलेंथ इक्वल है तो एनर्जी का फॉर्मूला आएगा h अपॉन अंडर रूट 2 m p k e, इसकी एनर्जी है ये प्रोटॉन, दूसरा h अपॉन अंडर रूट 2 m अल्फा k e अल्फा, क्लियर है। h से h और 2 से 2 खत्म, ये ऊपर, अच्छा रूट से रूट भी खत्म, m अल्फा और काइनेटिक एनर्जी किसकी अल्फा, फिर mp और काइनेटिक एनर्जी किसकी प्रोटॉन। अब किसके रेशियो चाहिए हमें, प्रोटॉन अपॉन अल्फा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इज इक्वल टू, प्रोटॉन इधर है अल्फा इधर चला गया, mp नीचे, m अल्फा अपॉन, अब हमें पता है m अल्फा क्या होता है 4 टाइम्स ऑफ mp, mp से mp कैंसिल हो गया 4:1। यहीं पर आपने 3 क्वेश्चन देखे, अगर दोनों सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट करेंगे तो वेवलेंथ का रेशियो ये है, दोनों की वेवलेंथ सेम है तो मोमेंटम इक्वल होगा, दोनों का वेवलेंथ अगर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो ये है। तो इस तरीके के डिफरेंट क्वेश्चन और भी हमारे पास बन सकते हैं, क्लियर है। अभी हम टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमने देखा चार्ज पार्टिकल का वेवलेंथ कितना, क्लियर है। ओके, अच्छा एक और चीज, ये जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो थ्योरेटिकली तो मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ, बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस भी आपको करवाता जा रहा हूँ, स्पेशली इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस क्लब करके, जैसे मेरा ये टॉपिक खत्म होगा, मैंने अभी इसके पहले आपको क्या पढ़ा दिया, प्रोटॉन का फोटोन का पूरा कंसेप्ट बता दिया,
अभी हम डी ब्रॉगली वाला कंसेप्ट देख रहे हैं। जैसे ये हो जाएगा तो इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, मोस्टली मैक्सिमम क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू में आए हुए होंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे, जिनका कंसेप्ट हार्ड होगा, जो मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, सारे हम एक साथ क्लब करके एक या दो वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये कहा कि अभी हम जिन पार्टिकल्स की बात कर रहे थे वो सारे के सारे चार्ज पार्टिकल्स। मान लो अब आपके पास अनचार्ज पार्टिकल आ जाए या थर्मल पार्टिकल्स आ जाए या मॉलिक्यूल्स आ जाए जिनके पास टेम्परेचर है, गैस मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, है ना। तो अगर ऐसा कुछ आपके पास आ रहा है, इन दैट सिचुएशन जनरल फॉर्मूला याद रखेंगे काइनेटिक एनर्जी वाला। क्लियर है। मान लो आपके पास कोई गैस मॉलिक्यूल है, wavelength of uncharged particles। क्लियर। अब आपके पास एक गैस मॉलिक्यूल है और गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हमने क्या पढ़ रखा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, 3/2 kT, सॉरी ये नहीं होता तो 5/2 kT भी होता है, इधर kT भी होता है ना, होता है ना, बिल्कुल। हम यहाँ पर देखते हैं कौन सी गैस कौन सा एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक है, डायटॉमिक है, पॉली एटॉमिक है। जनरली हम ये बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो गैस है वो N2 है, N2 गैस डायटॉमिक। तो हम सभी के लिए ये कैसे लेकर चलते हैं, मैक्सिमम क्वांटिटी में जो गैसेस की हम बात कर रहे हैं वो कैसी है, डायटॉमिक। तो डायटॉमिक के लिए हम ये फार्मूला लगा के चलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल एट दैट मॉलिक्यूल इज 3/2 kT। क्लियर है। एंड वी नो दैट द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, put the value of kinetic energy in this equation, then lambda is equals to h upon under root 2m, ke का वैल्यू 3/2 kT, 2 से 2 कैंसिल किया, lambda is equals to क्या आ गया, h upon under root 3m kT। क्लियर है। अच्छा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को आपको मिल रही है कि k क्या है इसका। तो ये अब हमें पता होना चाहिए कि k यहाँ पर है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, है ना। अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, 1.38 into 10 to the power -23। T क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर। टेम्परेचर को भी आपको किस में लेना है, केल्विन। अगर ये सेल्सियस में आता है तो आपको केल्विन में कन्वर्ट करके यूज करना है। तो किसी भी अनचार्ज पार्टिकल गैस मॉलिक्यूल जब कोई टेम्परेचर पर चल रहा है तो उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ का फार्मूला होगा लैम्डा h upon under root 3m kT। एक सिंपल सा क्वेश्चन हम ले रहे हैं, हमारे पास एक नाइट्रोजन N2 गैस का मॉलिक्यूल है, टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दैट। अब मैं ये फार्मूला लगाऊंगा यहाँ पर, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h का वैल्यू हमें पता है 6.6 into 10 to the power -34 अपॉन रूट 3। m क्या होगा, मास ऑफ N2। अच्छा अब N2 की अगर मैं बात करूं तो N2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 14, 2 28, मतलब N का होगा 14, कितने हैं मॉलिक्यूल, 2, मतलब आपके पास एटम कितने हैं, 2 इस मॉलिक्यूल के अंदर, कितना हो जाएगा 28। और 28 मींस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ना, एक न्यूक्लियॉन का मास 1.67 into 10 to the power -27। वी नो दैट के यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 28 into 1.67 into 10 to the power -27 into, और क्या बचा मेरे पास, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मेरे पास है, एक काम करता हूँ उधर लिख लेता हूँ, वहाँ पर थोड़ा सा इक्वेशन छोटा पड़ जाएगा। तो ये फॉर्मूले को मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, लैम्डा इज इक्वल्स टू 6.6 10 to the power -34 अपॉन 3 into 28 into 1.67 और 10 to the power -27 into क्या था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 into 10 to the power -23। फिर क्या है, टेम्परेचर कितना दिया है, 27 मतलब 300 केल्विन। क्लियर है। चलो अब वैल्यू तो रख लिए, सॉल्व करें। सॉल्व करते टाइम पर ध्यान रखो बच्चों, रूट के अंदर जितनी भी बड़ी क्वांटिटी आ रही है ना, सबको अप्रोक्सीमेशन में सॉल्व करो, आंसर आपको 100% मिलेगा, टेंशन नहीं लेना। जैसे लैम्डा है ना, अब मैं अगर इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा पहले मल्टीप्लायर को मैं निपटाऊं, कितना हो गया 50 माइनस का
2 हटा दो, कितना हो गया 48 यानी कि 48। अब 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, 48 का स्क्वायर रूट किया तो कितना आ गया 10 टू मतलब 10 टू द पावर माइनस 48 का तो माइनस 24। अब क्या, अब मेरे पास कुछ चीजें देखो ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ। 3 और 3 कितना 9 का स्क्वायर रूट कितना, क्लियर। यहाँ कितना लिखा है 28, मैं बोल सकता हूँ कि इसको 27 ले लो। अब तुम बोलोगे सर 27 क्यों, कुछ देर के लिए मान लो कि मैंने इसको कितना ले लिया 27, क्लियर है। अगर मैं इसको 27 ले रहा हूँ तो 27 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 3 रूट 3, 3 रूट 3, रूट 3 मतलब 1.732, क्लियर है। अब कौन बच रहा है, अच्छा आपने देखो इसको मैंने एक नंबर कम किया तो इसको थोड़ा बढ़ा के इसके बराबर नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, क्लियर है ना। तो अप्रोक्सीमेशन में ये चीज चल सकती है कि नहीं चल सकती, बिल्कुल चल सकती है, हाँ बिल्कुल चल सकती है। तो मैं कहा था मैंने किसको रख दिया 3 को, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया 1.6 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्लियर। अब ये देखो लगभग दोनों नंबर बराबर ही, 1.6 को 1.7 लिख सकता हूँ, इसको भी 1.7 लिख लूँ, थोड़ा कम कर रहा हूँ उसको, मैंने थोड़ा बढ़ाया था तो है ना। तो ये मेरे पास कितना हो गया 1.7 का स्क्वायर, मतलब 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289। अब 289 को बाकी सब मैं डिवाइड कर लूंगा अभी, ये रहा 2.2 हो गया, लैम्डा इज इक्वल्स टू इससे डिवाइड किया 0.73 अपॉन में कितना हो गया 289 मतलब 1.7 ये हो जाएगा 0.289, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो है ना, इतने आएगा मल्टीप्लिकेशन, क्लियर है। 1.7 इंटू 1.7 289 2.8, बिल्कुल मैं गलत था 2.8 इंटू, अब मल्टीप्लायर में क्या क्या बच रहा है मेरे पास 24 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस, ठीक है। इसको मैं 3 मान सकता हूँ, फिर से मैंने इसको डिवाइड कर दिया 0, 3 2 जा 6, कितना बचा 3 4 जा 12, आंसर आ गया मेरे पास 10 टू द पावर माइनस 10। इसको मैं थोड़ा सा और व्यवस्थित तरीके से लिखूं तो मैं मतलब वेवलेंथ को लिखना चाह रहा हूँ, वैसे तो मैं एंगस्ट्रॉम की टर्म में इतना भी लिख सकता हूँ, 0.24 एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर की टर्म में बता सकता हूँ और आगे भी मैं किसी और टर्म में बता सकता हूँ। क्लियर हुई बात, क्वेश्चन समझ में आया कि अगर किसी पार्टिकल से रिलेटेड हमें टेम्परेचर दिया होगा तो हम क्या कहानी यूज कर सकते हैं। तो एक छोटा सा कंसेप्ट और देखेंगे फिर हमारे इस वीडियो को खत्म करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें हमने एक मतलब मैक्सिमम टाइम पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, वो कंसेप्ट अभी तक नहीं देखा कि यार कोई चार्ज पार्टिकल अगर है वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गया तो उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ कितना होगा, मतलब वहां मैग्नेटिक फील्ड दिया जाएगा, रेडियस दिया जाएगा, समझते है ना। तो हेडिंग में हम यही लिखेंगे, वेवलेंथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, वेवलेंथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं डिस्कशन करूं तो क्या क्या कहानी आने वाली है समझते हैं। देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, वेवलेंथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, यह है। चलो अब मैग्नेटिक फील्ड आपने ये मान लिया, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है इस बोर्ड की, ये बात तो क्लियर हो रही है, क्लियर है। चलो एक चार्ज पार्टिकल है जो एंटर कर रहा है इस फील्ड के अंदर, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, ये बात हम सभी को पता है और मैग्नेट वाले चैप्टर में और अच्छी तरीके से समझा दिया जाएगा। एक चार्ज पार्टिकल इस तरह से एंटर कर रहा है, अब जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा ये चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूमने लग जाएगा, गोल गोल घूमने लग जाएगा, है वही फ्लेमिंग राइट हैंड रूल वगैरह हम लगा के डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो हमें ये यहाँ पर मेन मुद्दा ये है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो होता है QV, कितना होता है
Q। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, QV। अब ये फोर्स उस चार्ज पार्टिकल को गोल गोल घुमा रहा है, इट मींस सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट कर रहा है। सो नाउ द फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv²/r। वी नो दैट कि इसी फोर्स ने इसको जनरेट किया है, देन QVB mv²/r, v से v कैंसिल किया, देन आपके पास आ गया QBR mv, एंड वी नो दैट कि mv होता है मोमेंटम। तो यहाँ पर इस चार्ज पार्टिकल से एसोसिएटेड वेवलेंथ कितना हो जाएगा, h/mv, और mv का वैल्यू आपको दिया हुआ है QBR। द फॉर्मूला इज h/QBR। अब Q is the magnitude of charge, B is the strength of magnetic field, R is the radius of that circle, जिस सर्कल में वो चार्ज पार्टिकल घूम रहा है। क्लियर है? तो अगर ये वैल्यूज आपको दी हुई है क्वेश्चन में, आप इसे पुट करके वेवलेंथ निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए बच्चों, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किस तरह से अगर कोई पार्टिकल है तो उसकी वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इट मींस वो वेव नेचर रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे, है ना, और उसी के साथ साथ में कुछ वीडियोस में डालूंगा जो इन टॉपिक से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा, न्यूमेरिकल से रिलेटेड रहेगा, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि वहां पर हर टॉपिक से रिलेटेड आपके पास आपको नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए बच्चों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।